हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुखेंद्र पटेल डिजिटल सुखेंद्र ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। हम लोग यहां पर एमपीपीएससी और व्यापम से रिलेटेड महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं, जिनमें से आज हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार। मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकारों में अगर हम बात करेंगे तो सर्वप्रथम देखेंगे प्राचीन काल के साहित्यकार, एंशियंट जो राइटर रहे हैं उनके बारे में। उसके बाद मिडेवल राइटर यानी मध्यकालीन साहित्यकार, और उसके बाद अंतिम में हम लोग आधुनिक साहित्यकार के साथ साथ लोक साहित्यकार मध्य प्रदेश से जुड़े हुए समझेंगे। तो अगर हम बात करें तो प्राचीन काल से ही साहित्य रचना का सृजन होता रहा है। और अगर हम बात करते हैं तो प्राचीन काल में एक संस्कृत भाषा थी जिसका काफ़ी साहित्य में यूज हुआ है, काफ़ी प्रभाव रहा है संस्कृत भाषा का। तो संस्कृत भाषा को लेकर के कई यहाँ पे रचनाएं हमारे मध्य प्रदेश के साहित्यकारों के द्वारा की गई है। और उसके अलावा अगर लोक साहित्यकार की बात करेंगे तो निमाड़ क्षेत्र में निमाड़ी में कुछ रचनाएं, जिसको हम आगे देखेंगे, बघेलखंड में बघेली भाषा में, और मालवा में मालवी भाषा, और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो बुंदेलखंड में बुंदेली भाषा में रचनाएं की गई। तो साहित्य परंपरा की अगर हम बात करेंगे तो संस्कृत भाषा पहले से ही चली आ रही है। उसके पहले भी अगर हम बात करेंगे तो हमारे भारत में आरमाइक, खरोष्टी, ब्राह्मी और भी पाली प्राकृत में रचनाएं भी हुई हैं। लेकिन हम मध्य प्रदेश की अगर बात करेंगे तो उनमें कुछ जैसे साहित्यकारों को लेकर देखें कि कवि वाल्मीकि हो गए, महाकवि कालिदास जिनके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे, बाणभट्ट जी के बारे में, भर्तृहरि जी के बारे में, इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो अगर हम बात करें तो साहित्य एक प्रकार का समाज का दर्पण है, समाज का पूरी तरह से उसमें समालोचना, आलोचना, उसमें अच्छाई और उसकी बुराइयों को प्रदर्शित करता है। तो साहित्य एक प्रकार का अगर हम बात करेंगे तो समाज का दर्पण हो गया। तो आजकल समाज के दर्पण के रूप में सिनेमा को भी जाना जाता है। तो सिनेमा पूरी तरह से साहित्य पर ही आधारित होते हैं, जो कि सामाजिक घटनाओं को लेकर के दिखाया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि राज्य के लोगों के द्वारा संपर्क की भाषा के तौर पर मध्य प्रदेश में हिंदी का प्रयोग किया गया है। तो अधिकतर मध्य प्रदेश में अगर हम बात करेंगे तो हिंदी का प्रयोग किया जाता है। मध्यकाल एवं आधुनिक काल में हिंदी का विकास हुआ था। ये हम लोग देख सकते हैं कि हिंदी का विकास जो है मध्यकाल एवं आधुनिक काल के ट्रांजिशनल एरिया में हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं वहाँ पे संपर्क भाषा। राज्य में साहित्य अधिकतर हिंदी एवं उसकी उपबोलियों में लिखा है। तो राज्य में अधिकतर जो 4 उपबोलियां हैं उनमें भी अधिकतर बात करेंगे कि साहित्य की रचना हुई है। तो इसको हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले कि राज्य के साहित्यकारों को अध्ययन करने की दृष्टि से हमने पहले ही बताया कि 3 भागों में बांट देंगे। सबसे पहले देखेंगे प्राचीन काल के साहित्यकार, फिर देखेंगे मध्यकालीन साहित्यकार, आधुनिक काल के साहित्यकार। आधुनिक काल के साहित्यकार के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे मध्य प्रदेश के कुछ लोक साहित्यकारों को भी देखेंगे, जो कि लोक बोलियाँ यानी जो उपबोलियाँ हैं उन पर कुछ रचनाएं हुई हैं, उनका भी प्रभाव हमारे मध्य प्रदेश में रहा है। तो उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो प्राचीन काल के साहित्यकारों में सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो कालिदास जी का नाम आता है। तो कालिदास जी के बारे में संभवतः सभी लोग ने सुना है, फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग जो हमारे विषयांतर्गत जो जानकारी हो सकती है, खासकर हमारे जो नया ट्रेंड व्यापम पर बना है उस पर आधारित जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनके बारे में हम देख सकते हैं। तो कालिदास जी का काल के विषय में कोई स्पष्ट जानकारी तो मिलती नहीं है, कहीं भी कोई सोर्स ऐसा नहीं बता पाता कालिदास जी का संबंध या जन्म किस जगह पर और किस समय हुआ, कोई ऐसी जानकारी प्राप्त नहीं है। फिर भी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कुछ लोग इन्हें ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी का मान रहे हैं, और कुछ लोग बताते हैं कि इनका जो जन्म है 4वीं शताब्दी के आसपास हुआ होगा। तो यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं, अगर लिखने की दृष्टि से देखा जाए तो बोल सकते हैं कि कालिदास का जन्म ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी या कुछ लोगों के अनुसार 4वीं शताब्दी माना गया है। तो माना गया, यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं कालिदास जी के बारे में। अब आगे अगर हम देखते हैं, यह हमने समझा, तो कालिदास जी के बारे में कुछ विशेष बातें जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकता है।
तो इन्हें आपको ध्यान रखना है, भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। तो कालिदास जी को भारत का शेक्सपियर के उपनाम से कहा जाता है। संस्कृत के महाकवि रहे हैं कालिदास जी। और अगर हम शेक्सपियर के बारे में बात करें तो ये ध्यान रखेंगे कि इंग्लैंड के एक इंग्लिश राइटर रहे, इंग्लिश कवि रहे, जिनका पूरा नाम विलियम शेक्सपियर था। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो इनका समय लगभग उनसे मिलता जुलता है। प्रथम शताब्दी जैसे हमने बोला है और चौथी शताब्दी हमने बोला, तो उनसे मिलता जुलता समय है, इसलिए यहाँ पे उसे तुलनात्मक रूप से बोला जाता है कि भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है, तो महाकवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अब इनकी कुछ रचनाएं हैं जो हमको काफ़ी इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है, और ख़ासकर एसआई के एग्ज़ाम में जो हमारा हिंदी वाला जो पार्ट होता है वहाँ पे अधिकतर इनसे क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कुछ इनकी महाकाव्य हैं। महाकाव्य में जो बहुत महत्वपूर्ण महाकाव्य है वो कुमार संभवम है। और कुमार संभवम अगर हम जानकारी प्राप्त करते हैं तो ध्यान रखेंगे शिव पार्वती की प्रेम कथा और कार्तिकेय के जन्म की कहानी यहाँ पे मिलती है। तो ये महाकाव्य है। कई बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य है या खंड काव्य है, इस तरह से आपके एग्जाम में आता है। तो कुमार संभव कालिदास जी का एक महाकाव्य है। इसी तरह एक और महाकाव्य है रघुवंशम। तो कालिदास जी ने रघुकुल के राजाओं का वर्णन किया है रघुवंशम में, सिंपल सी बात है। तो रघुवंशम में एक प्रकार की यहाँ पे रचना इनकी देखने को मिलती है। इसके अलावा कालिदास जी का कुछ खंड काव्य है। तो खंड काव्य में सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहली बात यहाँ पे उनकी एक रचना है जो कि मेघदूतम है। तो मेघदूतम एक प्रकार के गीति काव्य है। ये एसआई के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि मेघदूतम क्या है। तो एक गीति काव्य है। अब इसमें थोड़ा सा अंदर हम समझने का प्रयास करते हैं कि यक्ष द्वारा मेघ से संदेश ले जाने की प्रार्थना और उसे दूत बनाकर अपनी प्रिय के पास भेजने का वर्णन है। तो केवल जानकारी के लिए यहाँ पे समझ सकते हैं थोड़ा सुनने। और मेघदूत के दो भाग हैं, एक पूर्व भाग होता है, एक उत्तर भाग। इसके दो भाग हैं, एक पूर्व भाग, एक उत्तर मेघ यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो पूर्व मेघ और उत्तर मेघ के रूप में इसको बांटा गया है। दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पे खंड काव्य में, तो ऋतु संहारम है। ऋतु संहारम यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, ये बातें हम ध्यान रख सकते हैं कि कालिदास की किस रचना में प्रकृति के विभिन्न रूपों को समझाया गया है। तो प्रकृति के विभिन्न रूपों को ऋतु संहारम में, ऋतु से संबंध में आ रहा है तो ऋतु यानी प्रकृति, तो प्रकृति के विभिन्न स्वरूपों का विस्तार से वर्णन किया गया है ऋतु संहारम में। तो ऋतु संहारम ही कालिदास की एक महत्वपूर्ण रचना है। अब इनकी कुछ रचनाओं में से नाटक है। तो नाटक में सबसे महत्वपूर्ण नाटक मालविकाग्निमित्रम, शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग के पुत्र मालविका पुत्र अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कहानी के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। अब यहाँ से हमको ध्यान रखना है कि कालिदास की पहली रचना है ये। तो कालिदास की प्रथम रचना कौन सी हो गई, मालविकाग्निमित्रम हो गई है। ठीक है। अब इसमें क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें राजा अग्निमित्र की कहानी के बारे में चर्चा किया गया है और उसमें मालविका को जेल में डलवा दिया जाता है। बाद में यहाँ पे राजकुमारी जो है निर्दोष साबित होती हैं और उनके प्रेम संबंध को स्वीकार कर लिया जाता है। ये सभी कहानी एक बार यहाँ पे ये रीड कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे यह हमने देख लिया। नेक्स्ट रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की दूसरी रचना मानी जाती है और इन्हीं के कारण इनकी जगत प्रसिद्धि हुई है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे हम ध्यान रख सकते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की दूसरी पहली रचना जो मानी गई। वैसे तो हमने सभी रचनाएं देख ही रहे हैं। तो प्रथम मालविकाग्निमित्रम है, दूसरी रचना अभिज्ञान शाकुंतलम है। इसमें क्या है, राजा दुष्यंत की कहानी है। अगर देखना चाहें तो कई बार एसआई में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो देख सकते हैं कि राजा दुष्यंत की कहानी के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। ठीक है। इसके बाद आते हैं विक्रमोर्वशीयम, एक रहस्य भरा नाटक है विक्रमोर्वशीयम। यहाँ पे देख सकते हैं। तो विक्रमोर्वशीयम भी इनकी एक महत्वपूर्ण रचना हो जाती है। आगे चलते हैं। तो अब कालिदास की भाषा शैली के बारे में अगर हम बात करें, तो कालिदास जी की जो भाषा शैली है वो सरल एवं भावों के अनुकूल है, जो आम व्यक्ति को भी साधारण सी समझ में आ जाए ऐसी भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है। ये हमारे एमपीपीएससी में लिखने के रूप से देखा जा सकता है। अब इसके अलावा बात करें तो संस्कृत भाषा के अलंकार शैली का इन्होंने आसान शब्दों का प्रयोग, सहज शब्दों का प्रयोग किया है, जिससे कि क्लिष्ट ना हो और लोगों को साहित्य पढ़ने में आसानी हो, ऐसी भाषा शैली इनकी रही है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि कालिदास की भाषा परिष्कृत, सरल एवं भावों के अनुकूल है। इन्होंने संस्कृत भाषा में अलंकार शैली का सहज प्रयोग किया है।
इसके अलावा विशेषता की अगर बात करें तो कालिदास जी ने अलंकृत पदों में मानवीय भावनाओं की सहज और प्रभावपूर्ण प्रस्तुति तथा उसके वर्णन का सजीव यहाँ पे उल्लेख किया है। अब यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि अगर विशेषता में कुछ लिखना चाहें तो प्रकृति के सूक्ष्म निरीक्षण की गंभीरता, मतलब उसको अच्छे से समझा, गहराई तक समझा, और उनकी रचनाओं में ये दिखाई देता है प्रकृति की पूरी तरह से गहराई को समझते हुए उन्होंने रचनाएं की है। तो यहाँ पे हमने कालिदास जी के बारे में ये समझ लिया। तो कालिदास जी के संदर्भ में हमने यहाँ पे जाना। अब आगे चलते हैं। तो कालिदास जी के संबंध में हमने जो बातें समझी तो उनकी रचनाएं देखी। सबसे पहले महाकाव्य देखा, उसके बाद उनके कुछ खंड काव्य देखे और नाटक देखे। इसी तरह हम लोग समझते हैं नेक्स्ट हमारे मध्य प्रदेश के साहित्यकारों में से नाम आता है कवि भर्तृहरि जी का। भर्तृहरि मालवा क्षेत्र उज्जैन के राजा भी रहे हैं। तो इनका अगर हम समय की बात करें तो भर्तृहरि के काल को कुछ विद्वान मानते हैं कि 72 ईसा पूर्व में है, तो कुछ विद्वान मान रहे हैं कि 7वीं शताब्दी। ठीक है, तो इस तरह से हमें लिखने के काम आएंगे। कभी ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं बनता है, फिर भी हम इनको समझ सकते हैं अगर हमको लिखने की दृष्टि से समझना है। हाँ, इनकी रचनाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो भर्तृहरि की प्रमुख रचनाओं में सबसे महत्वपूर्ण रचना श्रृंगार शतक, नीति शतक, वैराग्य शतक। तो इनकी रचनाएं ध्यान रखना है, श्रृंगार शतक, नीति शतक, वैराग्य शतक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं। जिनमें से श्रृंगार शतक कई बार मैंने एग्जाम में देखा है आए हैं। तो आप लोग को यहाँ पे ध्यान रखना है इनकी रचनाएं खासकर। तो 3 रचनाएं हैं, श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक। शतक शब्द लगा है, इससे हम लोग यहाँ पे इसको रिलेट कर सकते हैं कि अगर शतक आता है तो हम लोग को भर्तृहरि के बारे में ध्यान रखना है। तो इस तरह से इनकी रचनाएं हैं, 3 रचनाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख सकते हैं। अब इनके अगर लिखने की दृष्टि से बात करें कि भाषा शैली क्या हो सकती है, तो भर्तृहरि जी की भाषा शैली संस्कृत भाषा में श्लोकी कविता के रूप में, श्लोकी यानी श्लोक, 2-2 लाइन में श्लोक के रूप में इनको गाया जा सकता है। रैथमिक तरीके से, लयबद्ध तरीके से इनको गाया जा सकता है। श्लोकी कविता, एक बात यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। तो श्लोकी कविता शैली का इन्होंने प्रयोग किया है और श्लोकी कविता के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, यह हम लोग ध्यान रख सकते हैं। तो भर्तृहरि जी के बारे में जो खास बातें यहाँ पे श्लोकी कविता शैली का प्रयोग इन्होंने किया है, यहाँ पे हम ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा बहुआयामी व्यक्तित्व, मूलतः संत कवि, क्योंकि घर बार त्याग करके ये जंगल चले गए थे और इनके गुरु जो यहाँ पे गुरु गोरखनाथ थे उनके साथ जा करके इन्होंने तपस्या शुरू कर दी थी। और भर्तृहरि गायन शैली मालवा क्षेत्र में, खासकर उज्जैन में अभी भी प्रचलित है। तो यह हम लोग यहाँ पे इनके बारे में थोड़ा सा देख सकते हैं कवि भर्तृहरि जी के बारे में। तो भर्तृहरि जी के संबंध में हमने जाना। नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेक्स्ट मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकारों में भवभूति जी का नाम समझते हैं। तो कवि भवभूति की अगर हम थोड़ा संक्षिप्त परिचय अगर समझते हैं तो बात करेंगे तो कश्यप गोत्र तथा कृष्ण यजुर्वेद के तैतृय शाखा के अनुयायी एवं ब्रह्मवादी कवि रहे हैं। तो कश्यप गोत्र तथा कृष्ण यजुर्वेद, यजुर्वेद आप देखते हैं सबसे पहली बात कई हैं, उनमें से आपको ध्यान रखना है कि जैसे ब्राह्मण यजुर्वेद, छांदोग्य यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, उन्हीं में से एक यजुर्वेद है कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद की एक शाखा है, उसका नाम है तैतृय शाखा। तो तैतृय शाखा के अनुयायी एवं ब्रह्मवादी कवि रहे हैं, उस प्रकार की रचनाओं का इनका उल्लेख मिलता है। अब यहाँ पे हमको ध्यान रखने वाली बात है कि इनका जो उपनाम है उदुम्बर है और इनको एक उपाधि मिली थी, वो उपाधि है श्रीकंठ की। और श्रीकंठ का अर्थ है सरस्वती उनके कंठ में निवास करती है। तो श्रीकंठ किसकी उपाधि है या श्रीकंठ मूल नाम, कई बार आपको आ जाता है कि श्रीकंठ के नाम से किस मध्य प्रदेश के साहित्यकार को जाना जाता है, तो श्रीकंठ के नाम से भवभूति जी को जाना जाता है। अब इनके समय की अगर हम बात करें तो इनके समय लगभग 8वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। तो 8वीं शताब्दी के आसपास इनका समय है। तो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप से जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहाँ पे ध्यान रखना है उनका उपनाम उदुम्बर और श्रीकंठ भी उनका मिलता है। और अगर रचनाओं की बात करें तो रचनाओं में उत्तर रामचरित, मालती माधव, महावीर चरित, वेरी इंपॉर्टेंट। मालती माधव किसकी रचना है, कई बार एग्जाम में देखा गया है। तो मालती माधव हमको बताना है किसकी रचना है, भवभूति जी की रचना है, जहाँ से हमको ये देखने को मिल सकता है। अब अगर इनके हम भाषा शैली की बात करें तो भवभूति ने अपने काव्य में संस्कृत भाषा का प्रयोग बहुत ही अच्छे से किया है।
और खास कर नाट्य शैली में किया है इन्होंने। इनकी नाटक रचनाएं हैं, तो उन नाटक में भभूति जी ने संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हुए नाटक की रचनाएं की है। विशेषता को अगर बात करें तो विशेषता में यहाँ पे देख सकते हैं कि गंभीर एग्जाम दिखाई देता है, बुद्धि का अद्भुत प्रदर्शन दिखाई देता है, और प्रकृति के विचार और लौकिक पक्षियों का यहाँ पे अधिक लगाव दिखाई देता है। तो यहाँ पे हम लोग इनके बारे में देख सकते हैं कि ये थोड़ी विशेषताएं भी हैं। ठीक है, अब हम आगे नेक्स्ट मध्य प्रदेश के साहित्यकारों में बाण भट्ट जी का नाम समझते हैं। तो बाण भट्ट जी का संबंध मध्य प्रदेश के साहित्यकारों में से आता है, और बाण भट्ट 7वीं शताब्दी के अगर हम बात करें तो 7वीं शताब्दी के आसपास संस्कृत के गद्य लेखक और कवि माने जाते हैं। और ख़ास बात ध्यान रखने वाली यह है कि ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। राजा हर्षवर्धन जो कन्नौज के शासक रहे हैं, तो राजा हर्षवर्धन के दरबार में ये दरबारी कवि रहे हैं। यहाँ से हमको ये बातें ध्यान रखना है बाण भट्ट जी के बारे में, बहुत ही महत्वपूर्ण। किसके दरबारी कवि रहे हैं, तो हमको बताना है हर्षवर्धन के दरबारी कवि रहे हैं बाण भट्ट जी मध्य प्रदेश से। अब अगर हम रचनाओं के लिए की बात करें तो इनकी रचनाएं सबसे पहली बात ध्यान रखेंगे, एक महत्वपूर्ण हर्षचरित जो हमारे काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, जिनमें जो राजा थे हर्षवर्धन उनके जीवन चरित्र के बारे में चर्चा की गई है। उसके अलावा उससे भी महत्वपूर्ण ध्यान रखेंगे कादम्बरी। कादम्बरी दुनिया का पहला उपन्यास माना गया है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो कादम्बरी किसकी रचना है, तो कादम्बरी है बाण भट्ट जी की रचना। हर्षचरित किसकी रचना है, बाण भट्ट जी की है। और किसके दरबारी कवि रहे हैं, हर्षवर्धन, कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की ये दरबारी कवि रहे। अब भाषा शैली की अगर बात करेंगे तो इनकी भी अभी हमने जैसे शुरू में ही बात किया है, जितने भी प्राचीन काल के साहित्यकार हैं संस्कृत भाषा में उन्होंने रचनाएं की है, तो इनकी भी भाषा शैली संस्कृत भाषा में रही है। और अगर हम बात करें तो इनकी एक रीति है पंचाली रीति का प्रयोग किया है, और उन्होंने एक शैली निरीक्षण शैली का अत्यंत अलंकारिक शैली का प्रयोग विधि अपनाया। ठीक है, तो निरीक्षण शैली बहुत ही प्रायोगिक रूप से इन्होंने किया है, तो उसको यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। विशेषता की अगर बात करें लिखने की दृष्टि से, तो लंबे लंबे वाक्य शब्दों एवं कथा के भीतर कथा और उपकथाओं के प्रयोग में बाण भट्ट की क्षमता का यहाँ पे पूरी तरह से उल्लेख दिखाई देता है। तो इस तरह से हमने बाण भट्ट जी के बारे में देखा। खास बात यहाँ पे हम ध्यान रख सकते हैं कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि रहे, और इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में से 2 रचनाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, हर्षचरित, और एक रचना हो जाती है कादम्बरी, जो कि दुनिया का पहला उपन्यास माना जा रहा है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे मध्यकाल के साहित्यकारों में, देखते हैं कि मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार कौन कौन हुए हैं। तो मध्यकाल के साहित्यकार की अगर हम बात करेंगे तो मध्यकाल के साहित्यकारों में सबसे पहले नाम हमने यहाँ पे रखा है जगनिक जी का। तो जगनिक, कवि जगनिक काफ़ी इम्पोर्टेंट, ध्यान रखेंगे। एक चंदेल वंश के शासक रहे हैं, जो कि आपका बुंदेलखंड, जिसको हम लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे खजूरवाह कहा जाता था। तो बुंदेलखंड के क्षेत्र में चंदेल वंश के राजाओं ने वहाँ पे शासन किया था। और वहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो परमार देव एक शासक हुए हैं, जिन्हें परमाल के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे परमाल के नाम से जाना जाता था, तो वो परमाल के समकालीन रहे हैं जगनिक, तो उनके समकालीन माना जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि जगनिक किस शासक के समकालीन माने जाते हैं, तो राजा परमार देव के समकालीन माने जाते हैं। अब अगर हम बात करेंगे तो इनका भी उल्लेख कुछ पूर्णतः मिलता नहीं है, लेकिन कुछ साहित्यकार, कुछ इतिहासकार बताते हैं कि 1230 ईस्वी के समकक्ष इनका समय रहा होगा, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। रचना की बात करें तो इनकी प्रमुख रचना में जो महत्वपूर्ण, जो बुंदेलखंड क्षेत्र में गाई जाती है, आल्हा खंड, और आल्हा गीत भी वहाँ चलता है। यह एक वीर गाथा गीत, ध्यान रखेंगे, वीर गाथा से संबंधित है, वीर गीत है। आल्हा और उदल की लोक लड़ाइयों का इसमें वर्णन किया जाता है, लोक गाथाओं का, जो कि बुंदेली में है। तो इनकी जो शैली है, बुंदेली भाषा की एक बोली बनाफ्री, वेरी इंपॉर्टेंट, MPSI में क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखेंगे कि बुंदेली भाषा की एक उपबोली है, ऐसा यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया था, जिनमें से बनाफ्री उसका उत्तर था। तो बनाफ्री यहाँ पे हम ध्यान सकते हैं कि बनाफ्री एक बोली है जो बुंदेली भाषा की है। तो उसका प्रयोग कौन करता था भाई, जगनिक जी करते थे। तो जगनिक जी यहाँ पे बनाफ्री बोली का प्रयोग करते हुए गीतात्मक काव्य की रचना वीर गाथा से संबंध में की है। तो आल्हा एवं उदल के संबंध में यहाँ उन्होंने रचनाएं की है। अब चूंकि आल्हा एवं उदल पूरी तरह से इतर बितर थी,
कोई ऐसा संकलन नहीं था। तो उसको बाद में एक उत्तर प्रदेश के कलेक्टर थे, उनका नाम था चार्ल्स इलियट। तो चार्ल्स इलियट ने आला खंड नाम से इसका संग्रह कराया था, जो इन्होंने रचना की थी, और इसकी कन्नौजी भाषा में बहुत सारी बहुलता अभी भी प्राप्त है, अभी भी बहुत सारी मिलती है कन्नौजी भाषा में। तो जगनिक जी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो आला खंड किसकी रचना यहाँ पे हम ध्यान रख सकते हैं। तो जगनिक के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिया। अब हम चलते हैं मध्यकालीन इतिहासकारों में। एक और महत्वपूर्ण इतिहासकार के साहित्यकार की बात करेंगे, और उनका नाम है कवि केशव दास। बहुत इंपॉर्टेंट, कवि केशव दास को कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कठिन काव्य का प्रेत किसको कहा जाता है। तो कठिन काव्य का प्रेत कवि केशव दास को कहा गया है। तो कठिन काव्य के प्रेत से संबंधित अगर हम बात करेंगे तो कवि केशव दास है। इनका समय जो है 1555 से 1617 ईस्वी के आसपास माना जाता है। अब इनकी रचनाएं पूछी जाती है। पहला तो कठिन काव्य का प्रेत किसको कहा जाता है, आचार्य केशवदास को, ठीक है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, बहुत महत्वपूर्ण। रसिक प्रिया कई बार एग्जाम में आ चुका है। रसिक प्रिया किसकी रचना है, तो हमको ध्यान रखना है आचार्य केशवदास की। उसके अलावा वीर सिंह चरित, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, रतन बावनी, ये व्यापक एग्जाम में पूछा जा चुका है, रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका, जहांगीर जस चंद्रिका। उसके बाद नखशिख वर्णन, यहाँ पे नखशिख वर्णन जोड़ लेना है, छंदमाला इत्यादि। तो ये इनकी रचनाएं हैं, प्रमुख चीज़ें हम लोग देख सकते हैं, जिनमें से रसिक प्रिया हमको यहाँ पे ध्यान रखना है। रसिक प्रिया कई बार एग्जाम में आया है। अब थोड़ा सा हम लोग भाषा शैली की चर्चा कर लें, तो इन्होंने बुंदेली मिश्रित, क्योंकि वहाँ बुंदेलखंड है, उससे उत्तर प्रदेश लगा हुआ, तो वहाँ के ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया है बुंदेली के साथ साथ, ये हम लोग बोल सकते हैं। और छंदों की अधिकता मिल रही है, छंद में चौपाइयों में अधिकता देखने को मिलेगा, और यही उनके काव्य की क्या है विशेषता यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो मध्यकालीन कवियों में यहाँ पे आचार्य केशव जी के बारे में हमने चर्चा किया। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं और समझते हैं सिंगा जी। सिंगा जी, जिनको मालवा का कबीर कहा गया है, तो मालवा का कबीर के नाम से प्रसिद्ध सिंगा जी, लेकिन सिंगा जी का मेला मालवा में नहीं लगता। सिंगा जी का मेला निमाड़ क्षेत्र में लगता है। फिर भी हमको ध्यान रखना है मालवा का कबीर किसको कहा गया है, क्योंकि अलग तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, उपनाम पूछा जाता है। जैसे केशव दास जी को कठिन काव्य का प्रेत, कालिदास जी को भारत का शेक्सपियर की नाम उपाधि दी गई। उसी तरह यहाँ पे हम लोग संत सिंगा जी के बारे में देख रहे हैं। तो संत सिंगा जी को मालवा का कबीर कहा गया है, यहाँ हम देख सकते हैं। अब इनके अगर जन्म से संबंधित क्वेश्चन पूछे तो हम बताएंगे बड़वानी, जो वर्तमान में निमाड़ क्षेत्र में आता है। निमाड़ में 3 जिले हैं, खंडवा, खरगोन और बड़वानी। तो वो बड़वानी वाला एरिया जो है यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। बड़वानी के खजूरी गांव में इनका जन्म हुआ था। अब समय की अगर हम बात करें तो समय 1576 से 1616 ईस्वी के मध्य इनका समय माना गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनकी रचनाएं अगर देखें, अगर आपसे एग्जाम में पूछा गया है, तो पूछा गया है कि परचुरी, यहाँ परचुरी नहीं है, परचुरी है। तो खेम द्वारा, उनके एक शिष्य रहे खेम, तो खेम ने उनकी रचनाओं का संकलन किया, एक किया, और उनका नाम था परचुरी। तो परचुरी किसकी रचना है, तो हमको बताना है सिंगा जी की है रचना। इसके अलावा 15 तिथि, 12 मासी भी रचनाएं हम लोग ध्यान रख सकते हैं। अब भाषा शैली की बात करेंगे तो निमाड़ क्षेत्र से संबंधित, तो निमाड़ी भाषा का अधिकतर यहाँ पे प्रयोग होगा, वो भी गीत के रूप में, गानों के रूप में, रैथमिक तरीके से गानों के रूप में निमाड़ी की भाषा में इसमें देखने को मिलेगी। अब जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिंगा जी के से ध्यान रखना है कि सिंगा जी का मेला कहाँ लगता है, तो पश्चिमी निमाड़ यानी कि खंडवा के पीपल्या गांव में आयोजित होता है। और यह मेला जो है अगस्त सितंबर में 1 सप्ताह तक, अब ये ध्यान रखना है 1 सप्ताह तक, क्योंकि कई बार पूछता है कि कोई मेला जैसे पूछा और उसे पूछ देता है कितने दिनों तक लगता है, तो आपको ध्यान रखना है 7 दिनों तक ये मेला लगता है। जैसे हम लोग सीधी में चांदी देवी का जो मेला लगता है वो लगभग 15 दिनों का लगता है, ठीक है। तो इसी तरह हमको ध्यान रखना है कि सिंगा जी का मेला कितने दिनों तक आयोजित होता है, 7 दिनों तक यहाँ पे बोल सकते हैं। और उन्हें उस क्षेत्र में एक देवता के रूप में पूजा जाता रहा है, इसीलिए यहाँ पे ध्यान रखेंगे उनके संबंध में यहाँ पे मेले का भी आयोजन किया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश के मध्यकालीन साहित्यकार में एक और नाम भूषण जी के बारे में। कवि भूषण बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं। तो कवि भूषण सबसे पहले ध्यान रखेंगे
जो मूल नाम है उनकी जानकारी नहीं मिलती, लेकिन इनको एक उपाधि दी गई थी भूषण की और उन्हीं के नाम से ये प्रसिद्ध हुए। और यह उपाधि चित्रकूट के राजा रुद्र शाह के पुत्र हृदय राम ने दी थी। तो यहाँ पे हम ध्यान रख सकते हैं सबसे पहली बात, इनकी जो उपाधि है तो रुद्र शाह का पुत्र हुआ, उनका नाम था हृदय शाह ने, और इनकी उपाधि है भूषण। मूल नाम पता नहीं चलता, मूल नाम नहीं पता चलने की वजह से इनका उपनाम ही अधिकतर प्रचलित हुआ है। अब काल की बात करेंगे, इनका समय की, तो 1613 से 1715 ईस्वी के आसपास इनका समय रहा है। रचनाएं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, हमारे एग्जाम में अधिकतर रचनाओं से ही प्री और अगर व्यापम के एग्जाम में देखें तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में रचनाओं से ही क्वेश्चन आए हैं। जिनमें से अगर हम बात करेंगे सभी रचनाएं पूछी गई हैं, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण हजारा, भूषण उल्लास, शिवराज भूषण, ये सभी रचनाएं एग्जाम में पूछे गए। और अगर हम भाषा शैली की बात करें तो भाषा शैली में अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग करते हुए इन्होंने मिश्रित भाषा में भाव व्यंजना शैली का प्रयोग किया है। ठीक है, अब नोट करके हम लोग ध्यान रख सकते हैं कि रीतिकाल के 3 प्रमुख कवियों का अधिकतर नाम आता है, जिनमें से एक नाम भूषण का है, उसके अलावा 2 कवि, एक कवि बिहारी हुए हैं, एक कवि केशव, आचार्य केशव का नाम, जैसे कठिन काव्य का प्रेत जिनको हमने कहा उनका भी नाम। तो कई बार एग्जाम पूछा गया निम्नलिखित में से रीतकालीन कवि हैं या नहीं हैं। तो रीतकालीन कवियों के बारे में पूछा जाता है, यहाँ हम लोग ध्यान रख सकते हैं। तो इनमें से हमको ध्यान रखना है यहाँ पे इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण हजारा, भूषण उल्लास, शिवराज भूषण, ये बातें हम लोग यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट, मध्यकालीन कवियों में पद्माकर जी का नाम आता है। कवि पद्माकर 1753 से 1833 तक का समय है इनका। इनकी प्रमुख रचनाओं में अगर बात करेंगे तो जगत विनोद, राम रसायन, गंगा लहरी, बहुत इंपॉर्टेंट, गंगा लहरी एग्जाम में आ चुका है, यमुना लहरी, प्रबोध पचासा, कली पच्चीसी, हिम्मत बहादुर बिरदावली और अलीजा प्रकाश। तो यहाँ से हमको ध्यान रखना है जगत विनोद, राम रसायन, गंगा लहरी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में आता है। प्रबोध प्रचासा पीएससी के एग्जाम में आ चुका है, यहाँ हम लोग ध्यान रख सकते हैं। अब अगर हम भाषा शैली की बात करें तो इनकी भी ध्यान रखेंगे, बुंदेली के साथ साथ ब्रज भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है और वही अलंकार और रस का प्रयोग करते हुए इन्होंने रचनाएं की है। तो कवि पद्माकर जी के बारे में यहाँ पे हम लोग इतनी जानकारी रख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं महत्वपूर्ण कवि घाघ, जिनको कृषि वैज्ञानिक उपनाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश के बहुत सारे उपनाम प्रसिद्ध व्यक्तियों के हैं, उनमें से घाघ का नाम हम लोग ध्यान रखेंगे। तो घाघ को कृषि वैज्ञानिक भी कहा गया है। अब अगर हम बात करें इनके पूरे नाम की, इनका पूरा नाम है देवकली दुबे, ये ध्यान रख सकते हैं। घाघ जी का पूरा नाम है देवकली दुबे, जिनको कहा जाता है कृषि वैज्ञानिक। अब इनका समय की बात करें तो 1753 से 1845 ईस्वी के आसपास या इनके बीच में इनकी रचनाओं का संकलन मिलता है। तो कृषि वैज्ञानिक रूप से प्रसिद्ध घाघ का संबंध 1753 से 1845 के मध्य माना गया। अब इनकी एक रचनाएं हैं, रचनाएं हालांकि पूछी नहीं गई, फिर भी हम लोग यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं कि घाघ भड्डरी की कहावतें। तो घाघ भड्डरी की कहावतें इनकी रचना है। विषय वस्तु अगर देखेंगे तो अब जैसे हमने देखा कि कृषि वैज्ञानिक है, तो कृषि एवं मौसम की जानकारी से संबंधित इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं। बहुत ही सूक्ष्म गहराई से उनका अवलोकन करते हुए इन्होंने रचनाएं की, उनकी रचनाओं में जानकारी मिलती है। इसी वजह से संभवतः इनका नाम पड़ा कृषि वैज्ञानिक। भाषा शैली की बात करेंगे तो हिंदी की खड़ी बोली का, वर्तमान में हिंदी की खड़ी बोली का ही प्रयोग किया जा रहा है, तो वही हिंदी की खड़ी बोली का प्रयोग करते हुए इन्होंने सूक्तियों में मतलब गाया जा सके ऐसे बना करके इन्होंने रचनाएं की है। सूक्ति शैली रही है इनकी, किनकी, कवि घाघ की। तो घाघ के संबंध में हमने जाना। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं मध्यकालीन कवियों में ईसूरी जी का नाम। पूरा नाम अगर बात करें तो हरताल ईसूरी था। इनका संबंध मध्य प्रदेश से नहीं, मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के झांसी के मऊ रानीपुर के गांव मेढकी में हुआ था जन्म। ठीक है, 1898 से 1966 ईस्वी के मध्य इनका काल माना जाता है। इनकी रचनाएं अगर हम बात करेंगे तो इनकी रचनाओं में अगर देखेंगे तो ईसूरी की भागों को ईसूरी प्रकाश, ईसूरी सतसई में संकलित किया गया है।
तो इनके जो रचनाएं हैं इतर बितर थी, और इनकी रचनाओं को भी जिस तरह आला खंड को संकलित किया गया था खेम द्वारा, उसी तरह इनकी रचनाओं को भी ध्यान रखेंगे कि संकलित किया गया, वो भी ईसूरी प्रकाश ईसूरी सतसई में। भाषा शैली की अगर हम देखें यहाँ पे, तो भाषा शैली में बुंदेली भाषा और ब्रज भाषा का इन्होंने मिश्रित प्रयोग करते हुए चौकड़ियाँ छंदों का प्रयोग किया। ये ध्यान रखें, चौकड़ियाँ छंद, चौकड़ियाँ छंद ने 4-4 लाइनों में, तो 4-4 लाइनों में इन्होंने रचनाएं की है, ये देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मुल्ला रमू जी का नाम आता है। मध्यकालीन साहित्यकारों में मध्य प्रदेश के मुल्ला रमू जी का नाम उल्लेखनीय है। 1896 से 1952 के मध्य इनकी रचनाओं का समय माना जाता है। अब इनकी प्रमुख रचनाओं में अगर बात करेंगे तो लाठी और भैंस, शादी, औरत जात, अंगूरा, मुसाफिर खाना, तारीख, जिंदगी, सिफा खाना आदि महत्वपूर्ण रचनाएं देख सकते हैं मुल्ला रमू जी की। विषय वस्तु अगर देखें तो अंग्रेजी शासन के विरुद्ध तथा व्यवस्था पर इन्होंने हास्य व्यंग से संबंधित रचनाएं की। तो मुल्ला रमू जी का संबंध मध्य प्रदेश के साहित्यकारों में आता है। अगर हम रचनाओं को देखें तो लाठी और भैंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे चलते हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन जी के बारे में चर्चा करते हैं। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन के संबंध में अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो बालकृष्ण शर्मा नवीन जी का संबंध 1897 से 1960 के बीच है। रचनाओं में अगर हम बात करेंगे तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कुमकुम, रश्मि रेखा, स्तवन, उर्मिला। उर्मिला इम्पोर्टेंट है, अगर यहाँ पे हमको ध्यान रखना है उर्मिला किसकी रचना है, तो उर्मिला हमको यहाँ पे ध्यान रखना है बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की, जिनका संबंध मध्य प्रदेश के शाजापुर से है। आप पलक एक देख सकते हैं। इसके अलावा हम बिस्पाई जन्म के, ये हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। विषय वस्तु प्रकृति के सौंदर्य का छायावादी वर्णन किया गया है, छायावादी कवि रहे हैं। भाषा शैली में अगर हम बात करेंगे तो ब्रज, अवधी, बुंदेली, उर्दू आदि भाषाओं और शब्दों का प्रयोग इनके द्वारा किया गया है। तो इस तरह से हम बालकृष्ण शर्मा नवीन जी के बारे में भी देख सकते हैं। आगे चलते हैं, हम लोग देखेंगे मध्यकालीन कवियों में एक कवियत्री का नाम सुभद्रा कुमारी चौहान जी का, और सुभद्रा कुमारी चौहान जी का संबंध मध्य प्रदेश के जबलपुर से रहा है, लेकिन इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था। आकर के जबलपुर में कई दिनों तक कर्मस्थली बनाई थी सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने। तो इनका समय 1904 से 1948 के मध्य, 1904 में इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था। अब इनकी रचनाओं में प्रमुख रचनाओं में झांसी की रानी, जो कई बार पूछा जाता है कि झांसी की रानी किसकी रचना है, तो झांसी की रानी ध्यान रखेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है। इसके अलावा राखी की चुनौती, वीरों का कैसा हो बसंत, बचपन, मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती, उन्मादनी, सभा के खेल, सीधे साधे चित्र इत्यादि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं यहाँ पे हम देख सकते हैं, जिनमें झांसी की रानी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। और यहाँ पे हम लोग ध्यान रख सकते हैं वीरों का कैसा हो बसंत, ये भी रचनाएं पूछा गया है। इसके अलावा विषय वस्तु की अगर बात करेंगे, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम के समय इनकी रचनाएं हुई, काफ़ी वीर गाथा से रिलेटेड, वीर गाथा से संबंधित रचनाएं इन्होंने की, जो कि झांसी की रानी इसी से रिलेटेड है। अगर हम बात करें भाषा शैली की बात करेंगे तो इन्होंने ध्यान रखेंगे कि हिंदी भाषा का प्रयोग करते हुए बहुत सारी रचनाएं की है और काफ़ी वीर और ओजपूर्ण रही है। अब यहाँ से हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह कहाँ मनाया जाता है, तो जबलपुर में मनाया जाता है, यह हम लोग यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। तो सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह कहाँ मनाया जाता है, जबलपुर में। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी तक देखा मध्य प्रदेश के प्रमुख यहाँ पे प्राचीन कालीन और मध्यकालीन साहित्यकार। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग चर्चा करेंगे कि मध्य प्रदेश के आधुनिक काल के साहित्यकार और मध्य प्रदेश के लोक साहित्यकार के साथ साथ अंतिम में हम कुछ प्रश्न देखेंगे जो कि साहित्यकार से रिलेटेड पुराने साल के प्रश्न पत्र पर बने हुए हैं। धन्यवाद।